हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरू जनुचरिया। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बाई पुरू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। ये साइंस का बुक है, उसका चैप्टर है। चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। ठीक है, अपन जो है इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है या फिर जो भी चीज़ हमारे काम की है, छोटी से छोटी चीज़ हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। बाकी की जो भी चीज़ जो है वो काम की नहीं होगी, हम उसे स्किप कर देंगे, रीड करेंगे, उसके बाद स्किप कर देंगे। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखे अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था, तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया गया था। ठीक है, ये जनरल रीडेबल है, कोई नहीं। आगे, एक प्रकार से भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली और सब्जी हो सकती है। एक्चुअली क्या है कि ये फूड के कॉम्बिनेशन की बात बता रहा है कि नॉर्थ वाले एरिया में क्या खाते हैं, जैसे चपाती, दाल, बैंगन वगैरह। ठीक है, ये सब्जी वगैरह हो गई, बैंगन की सब्जी वगैरह। ठीक है, दाल जो है कम्प्लीमेंट्री हो गई। दूसरे में चावल, सांभर, भिंडी। ठीक है, तीसरा कहीं का कॉम्बिनेशन है उसने दिखा रखा है अप्पम, मछली और सब्जी। ये जो है असम वगैरह का, सॉरी असम का नहीं, आंध्र प्रदेश वगैरह का। ठीक है, अप्पम वगैरह जो साउथ में चलता है। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। ये उन्होंने क्रियाकलाप दिखा रखा है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। भाई जाहिर सी बात है, रोटी होगी, चावल होगा, इडली वगैरह जो भी एक्सपाइजेड, कम से कम एक व्यंजन जो होगा वो अन्न से बना होगा। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। भाई दूसरा व्यंजन, भाई हम दो तरह की चीज़ें खाते हैं, एक रोटी और सब्जी। ठीक है, तो रोटी जो होती है वो अन्न का हो गया, सब्जी जो हो गई वो कोई भी हो सकती है, दाल हो सकती है, मांस हो सकता है। ठीक है, दाल हो गई, मांस हो गई, या फिर कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि चिकन करी वगैरह, फिश करी वगैरह हो गई। ठीक है, एग करी वगैरह हो गई, या एक्सपाइजेड और भी कोई। ठीक है, इसमें दही, मट्ठा, छाछ, अचार भी शामिल हो सकते हैं। ये क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कंपलसरी नहीं है, बट हाँ अपन यूज कर सकते हैं टेस्ट के लिए। ठीक है, इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी तो अपन में ये सारणी दे रखी है, इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि अपन पहले सारणी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया पंजाब। पंजाब में अन्न का व्यंजन क्या होता है? मक्की की रोटी। भाई चलता है ना, पंजाब के फेमस है सरसों का साग, मक्की की रोटी। ठीक है, तो ये मक्की की रोटी हो गई अन्न का व्यंजन। दाल या मांस के व्यंजन में क्या होगी? राजमा। ठीक है, सब्जी में हो गया, क्या हो गया? सरसों का साग। ठीक है, अन्य व्यंजन में दही और घी, ये यूज करते हैं भाई, घी से लगी रोटी ही, सब्जी में घी डालना, दाल वगैरह में घी डालना। ठीक है, भाई पंजाबीज को बहुत फेमस होता है, ये बहुत पसंद भी होता है कि घी में, सब्जी में घी डालना। ठीक है, दाल में घी वगैरह, रोटी तो घी में लगा के वो खाते ही हैं, घी में चुपर के जो भी है ना। आंध्र प्रदेश में ये हो गया, चावल हो गया अन्न का व्यंजन। दाल या मांस की बात की जाए तो अरहर की दाल तथा रसम, चारों। ठीक है, सब्जी अगर कुंदरू की सब्जी। ठीक है, असम में कुंदरू की सब्जी। अन्य व्यंजन में मट्ठा, छाछ हो गई, घी हो गया, अचार हो गया, ये अन्य व्यंजन हो गए। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छाटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए और इसे सारणी 2.1 में दर्शाई की विधि से पूरा कीजिए। ये कोई नहीं, एक्टिविटी है एक जनरल। ठीक है, एक्टिविटी करनी, वो छोटे बच्चों के लिए होती है, वो सब है। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि अपन जो है केवीएस वगैरह के लिए, टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनबीएस केवीएस के लिए और यूपीएससी बिगनर्स के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। भाई जाहिर सी बात है कि हम सभी इन व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। ठीक है, रीज़न क्या होता है, जैसे कि हम यात्रा कर रहे हो, तो यात्रा कर रहे हो तो हम वही खा पाते हैं जो हमें मिलता है। हम सारी चीज़ें जो हम घर पर ट्रेडिशनली या जनरली जो खाते हैं वो हम नहीं खा पाते, क्योंकि रास्ते में हमें जो भी मिलेगा, अगर हम साउथ साइड में सफ़र कर रहे हैं, हम नॉर्थ के हैं, तो हमें अगर इडली वगैरह मिल रही है, मुंबई महाराष्ट्र वाले एरिया में बड़ा पाव वगैरह जो भी मिल रहा है हम वो खा पाते हैं। हम सारी चीज़ें नहीं, दाल, रोटी, सब्जी वगैरह ऐसा मिलने का नहीं, जो हमें मिल रहा है वो हम खा पाते हैं। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। भाई पैसा खर्च करो तो मिल भी जाता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि पैसा खर्च करो तब भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड-19 के इश्यूज़, अपन घर में थे उसके बावजूद भी जो है हम प्रॉपर जो है सभी व्यंजनों से युक्त खाना नहीं खा पा रहे थे, क्योंकि बाहर जो है मतलब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो अपने को जो है इकट्ठा सामान ले लिया, दाल वगैरह वही कंटिन्यू बन रही है जो भी एक्सपाइर। ठीक, ये हो गया, जो रास्ते में उपलब्ध हो हम वही खा पाते हैं। हम में से कुछ लोगों के लिए संभव भी नहीं है, संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि भाई फाइनेंशियल इश्यू रह जाता है, और फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों के पास 2 वक्त का खाना अरेंज कर पाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके, क्योंकि कुछ लोगों के लिए संभव नहीं है कि इस तरह के विविध व्यंजन वो हर समय खा सके।
क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ हो गया। अब भाई फाइनेंशियल इश्यूज़ है तो जाहिर सी बात है कि वो दो वक्त का खाना ही जो है बड़ी मुश्किल से अरेंज कर पाएगा, तो उसके लिए संभव नहीं है कि वो सारी चीज़ें खा सके, बस दाल रोटी कैसे भी करके, सब्जी रोटी जो भी एक्स वाई जेड, ठीक है। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए भाई, कि जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी के हिसाब से जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं हो कि नॉर्थ वालों को तो सारे जो है कंपोनेंट बॉडी को जिन इंग्रेडिएंट की, जिन कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन वगैरह, जिन सब की ज़रूरत होती है वो मिल पा रहे हैं, लेकिन साउथ वालों को नहीं मिल पा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रॉपर होना है, मतलब जो अरेंजमेंट होता है हमारी बॉडी को जिस हिसाब से जरूरत होती है उस प्रकार का जो है भोजन का वितरण होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि साउथ वालों को मिनरल्स मिल रहे हैं, नॉर्थ वालों को नहीं मिल रहे हैं, या फिर किसी भी पर्टिकुलर एरिया बाद जो है मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो ऐसा नहीं, वितरण उसी हिसाब से होना चाहिए कि हर आदमी को ज़रूरत की सारी चीज़ें जो है उस भोजन में मिल सके जो उस पर्टिकुलर रीजन में मिल रहा है, ठीक है। क्या हमारे शरीर की विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है, ठीक है भाई। हर चीज़ से हर चीज़ की पूर्ति नहीं हो सकती। पालक जो हो गया, ठीक है, आयरन वगैरह की पूर्ति वगैरह करता है, पालक वगैरह हो गया, हरी सब्जियां वगैरह, ठीक है। हरी सब्जियां बहुत सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी को देती हैं, बहुत सारे वाइटामिन हमारी बॉडी को देती हैं, ठीक है। सब्जियां हो गई है ना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कई सारी जो अलग अलग होती हैं, और उन सबको मिला के ही हमारे शरीर की जो है पूर्ति हो पाती है। ये नहीं सिर्फ दाल रोटी खा रहे हैं उससे हमारी पूर्ति हो जाए, नहीं, हमें सारी चीज़ें लेनी होंगी, दही लेनी होगी, क्योंकि इसमें क्या है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए विटामिन B12 पाया जाता है, ठीक है। विटामिन B12 जो होता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, तो हमें दही खाना चाहिए। हमारी डाइट में हमें कंपलसरी कर्ड जो है वो शामिल करना चाहिए, डेली का रहता है, ठीक है। तो यही कई सारी चीज़ें होती हैं। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। एक व्यंजन में कई सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, कई सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, एक से नहीं बनता है, ठीक है। चावल की बात करें सिंपली वे में, तो चावल ही जो होता है वो कम से कम दो चीज़ों से मिलकर बनता है। चावल जो होता है, एक रॉ मटेरियल चावल और एक हो गया वाटर, दो को मिला के जो है चावल पकाए जाते हैं, ठीक है। जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो किसी से हो सकते हैं। अगर हम खीर बनानी है तो खीर के लिए हमें चावल चाहिए, वो हमें पादपों से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा, क्रॉप से, ठीक है। क्रॉप करेंगे हम, फसल वगैरह करेंगे। और अगर हम दूध की बात करें तो दूध हमें किससे मिलती है? तो दूध हमें जंतुओं से मिलता है, ओके। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं, ठीक है, इनमें इंग्रेडिएंट क्या क्या पाए जाते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। ये जो कच्ची सामग्री होती है इसमें हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, और इन घटकों को ही पोषक कहा था भाई। इन घटकों के लिए हम भोजन को करते हैं। एनर्जी हो गई, बॉडी बिल्डिंग हो गई, ठीक है, इम्यूनिटी पावर हो गई। तो ये बहुत सारे जो हैं घटक होते हैं, ठीक है। ये घटक होते हैं, बॉडी पर्पज होते हैं, जिसकी वजह से हम जो है भोजन करते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? पोषक बोला जाता है इन्हें, पोषक। हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गई, वसा हो गई, वाइटामिन्स हो गए, खनिज लवण होते हैं। ये मेनली जो है मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश या डाइटरी फाइबर, ठीक है, रफेज जिसे बोला जाता है, डाइटरी फाइबर, रफेज या रुक्षांश और जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, ठीक है। मेन पोषक तो कौन कौन से हो गए? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गए, खनिज लवण हो गए। इसके अतिरिक्त कौन कौन से मेन? डाइटरी फाइबर बहुत कंपलसरी होता है। वाटर, आपको सभी को पता है कि वाटर कितना कंपलसरी है हमारे लिए, ठीक है। तो वाटर जो होता है वो कंपलसरी होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? एक जनरल स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से भोजन में क्या क्या होता है, ठीक है। हम ऐसे नहीं कि कुछ भी खा लेते हैं, हमें पता होता है कि हमें किस चीज़ के लिए। हमें सबको पता है कि हमें वाटर लेना चाहिए, वाटर हमारी पूर्ति करता है, ठीक है। मतलब हमारे शरीर में पानी की पूर्ति को करने के लिए वाटर ज़रूरी है, पानी की पूर्ति करेगा। अगर हम हरी सब्जियां, हमें पता है हरी सब्जियों से हमें जो है बहुत सारी वाइटामिन्स वगैरह मिलती हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए, आँखों के लिए, हेयर्स के लिए, ठीक है, हमारी स्किन के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए जो है जिम्मेदार होती है। बॉडी को कई तरीके से प्रोटेक्ट करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है।
कुछ जनरल मेथड्स हैं जिसके बेसिस से हम पता कर सकते हैं कि कोई कच्ची सामग्री पर जो पका हुआ हमारा भोजन है उसमें कौन कौन से जो है पोषक तत्व उपस्थित हैं, एक है या एक से ज़्यादा है। ठीक है, कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। भाई जाहिर सी बात है कि हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण ईजिली कर सकते हैं, प्रोटीन का परीक्षण ईजिली कर सकते हैं और वसा का परीक्षण ईजिली कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि इनका जो परीक्षण करना होता है वो बहुत आसान होता है, लेकिन वाइटामिन्स और मिनरल्स का टेस्ट करना बहुत टफ प्रोसेस है। ठीक है, वो केमिकली प्रोसेस होती है जो बड़े लेवल पर होती है। ठीक है, जनरली नहीं कर सकते अपन, लैब में होती है, सॉरी लेबोरेटरी में होती है ये। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। ठीक है, सारणी का तो कोई मतलब नहीं अपने लिए, अपन जनरली नोट्स बनाइए। ठीक है, जिससे कि आपको आगे एग्जाम्स में हेल्प मिले। रिसेंटली एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है, कॉपर सल्फेट चाहिए, कास्टिक सोडा चाहिए। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा जो होते हैं वो प्रोटीन के टेस्ट के लिए यूज आते हैं। ठीक है, आपको कुछ परखनली तथा ड्रॉपर, भाई टेस्ट ट्यूब चाहिए ही चाहिए, टेस्ट ट्यूब में डाल के तो चेक करेंगे अपन, और एक ड्रॉपर चाहिए। ठीक है, ड्रॉपर की हेल्प से जो है अपन इस सॉल्यूशन को अपने उस पे प्रोडक्ट पे डालेंगे। ठीक है, जैसे कि ये बच्चा दिखा रखा नहीं है, ये आलू पे डाल रहा है। ठीक है, ये ड्रॉपर है, ये वाले ये ड्रॉपर ये बच्ची डाल रही है। ठीक है, और ये भी ड्रॉपर ही है, वही टेस्ट ट्यूब तो होने से रही है। ठीक है, और नहीं नाइफ है, सॉरी ये आई एम सॉरी, ये नाइफ है, ऐसा ही लग रहा है। ये आयोडीन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। ठीक है, आप जैसे भी करना चाहो, पके हुए भोजन मतलब दोनों पे ही करना है एक्चुअली, जैसे भी करना क्या चाहो, पके हुए भोजन पर भी करना है और कच्ची सामग्री पर भी करना है। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए अनुसार तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एक सारणी में जो अरेंज करना है, जो भी इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं, अपना परीक्षण इन पर या किसी अन्य उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर भी कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, ये छोटी क्लास के बच्चों के लिए, अपने लिए तो कोई मतलब नहीं है, और बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, इससे कि ये जो है कोई भी सामग्री आपके पास भोजन सामग्री उपलब्ध है उस पर टेस्ट करना है। ठीक है, उन टेस्ट को बहुत सावधानी से करना है। कोई भी जो रसायन है उसको चखना नहीं है, क्योंकि रसायन जो होते हैं वो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। ठीक है, रसायन तो ऐसे ऐसे होते हैं जो अपन को डेथ तक कर सकते हैं, बहुत बीमार कर सकते हैं, जो भी एक्सपाइज है। ठीक है, यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकते हैं। भाई आयोडीन का सॉल्यूशन है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो टीचर हैं वो आपके लिए आयोडीन का सॉल्यूशन बना सकते हैं, बहुत सिंपली मेथड से बना सकते हैं, कुछ भी बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके लिए। ठीक है, विभिन्न खाद्य पदार्थों की जाँच करके देखें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो कई प्रकार के होते हैं, हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मंड, शर्करा आदि। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के तो प्रकार होते हैं, आप अगली कक्षाओं में पढ़ोगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, सॉरी पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ओलिगो या डाइसैकेराइड। तो मोनो में एक सिंगल इकाई होती है, ओलिगो डाई में 2 होती है, ओलिगो में 0 से 9 होती है, 1 to 9 होती है एक्चुअली। ठीक है, 1 में मोनो हो गई, 1 से ज़्यादा और 9 से कम जो हो गई वो ओलिगोसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड में हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में होती है। ठीक है, मोर देन 10। तो ये हो गई, ये आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे आप, ये अभी नहीं है उतना। आयोडीन का सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको करना क्या है? आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली, भाई परखनली को आधा भर लेना है वाटर से। ठीक है, और उसमें कुछ बूंद टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। ठीक है, कुछ बूंद उसमें टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए और आपका जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो रेडी है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए काम आता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए। अगर प्रोटीन के टेस्ट की बात की जाए तो प्रोटीन टेस्ट के लिए कॉपर सल्फेट विलयन बनाना पड़ता है, जिसके लिए 100 ml जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। ठीक है, करना क्या है? कॉपर सल्फेट विलयन। कॉपर सल्फेट विलयन बनेगा कैसे? 100 ml वाटर लेना है आपको, उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट बना लो और उसे घोल लो। ठीक है, आपका जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो रेडी है। अभी नेक्स्ट 100 मिलीमीटर मतलब अगेन 100 मिलीमीटर जल में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा घोलने से हमें अविष्ट कॉस्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। ठीक है, करना क्या आपको? 100 ml लिया, उसमें 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लेके और उसे घोल लिया। ठीक है, ये आपका कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन रोड है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, और ये अपन यहाँ थे। ठीक
ठीक है, शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, ये आराम से होगा। और ये शुगर्स वगैरह जो होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल्स हैं जो अपन चीनी वगैरह घर में यूज करते हैं। ठीक है, शुगर का फार्मूला C/H2211। ठीक है, ये फार्मूला होता ही है। और क्रियाकलाप दे रखा है ये परीक्षण के लिए। खाद्य पदार्थ कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लें, उसमें तनु आयोडीन सॉल्यूशन 2 से 3 बूंद डालें। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया, या नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। कुछ नहीं, आपको करना क्या है कि कोई भी खाद्य पदार्थ, जैसे कि ये बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, ये उन्होंने आलू काटा है इन्होंने और इसमें क्या आयोडीन सॉल्यूशन डाला। ठीक है, अगर ये काला या नीला पड़ जाए तो इसका मतलब है कि इसमें मंड की उपस्थिति है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। बहुत सिंपल है, बस कुछ नहीं। ओके, और इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए, जांच कीजिए कि किसमें मंड है। ठीक है, और भी कई सारे ले लो आप पदार्थ जो भी जिसमें लेना चाहो, जैसे कि आटे का पेस्ट वगैरह ले लो, चावल का पेस्ट वगैरह ले लो, जो भी। ठीक है, और उसमें भी आप इसे दोहरा सकते हो, सेम प्रोसीजर। ठीक है, ब्लू या ब्लैकिश टाइप का हो जाए तो इसका मतलब इसमें मंड अवेलेबल है, कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए आपको क्या करना है? प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लो। ठीक है, सेम प्रोसीजर। और इसके लिए लिक्विड कर लेना है वो। ठीक है, अगर वो ठोस है, जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो उसे पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। उसे पहले या तो पेस्ट बना लेना है या फिर उसको चूर्ण। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का जब टेस्ट करते हो उसके लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए एकदम सिंपल, ठोस पे डायरेक्टली आयोडीन सॉल्यूशन डाल दो और आपको जो है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का पता लग जाएगा। लेकिन प्रोटीन के केस में ऐसा नहीं है। प्रोटीन के केस में या तो उसे चूर्ण बनाना पड़ेगा या फिर उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परत नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। आपको करना क्या है कि कोई भी जिसका आपने चेक करना है कि इसमें प्रोटीन है या नहीं, उसको मसल लो या फिर उसका चूर्ण बना लो और उसे परख नली में डाल लो, किसी साफ परख नली में, और उसमें 10 बूंद जो है जल की डालो और उसे अच्छे से हिलाओ। ठीक है, तो वो पेस्ट बन जाएगा, लिक्विड सा बन जाएगा। ठीक है, अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कास्टिक सोडा, ठीक है, ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा। ठीक है, आपको पता है कि कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट कैसे बनाया था? 100 ml में अपन ने 100 ml में अपन ने जो क्या किया, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाला तो कॉपर सल्फेट विलयन बन गया, और 100 ml में अपन ने 10 बूंद कॉस्टिक सोडा की डाली तो कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन बन गया था। ठीक है, ये दिखा रखा है। ठीक है, कहाँ गया? 10 बूंद जो है कॉस्टिक सोडा 10 ग्राम। ठीक है, तो आपका जो है कहाँ गया यार अपन, अच्छा नीचे है, सॉरी, है ना। तो आपका कास्टिक सोडा बन गया। तो 2 बूंद आपको जो है कॉपर सल्फेट डालना है और 10 बूंद जो आपको कास्टिक सोडा विलयन डालना है और उसे अच्छी तरह से हिलाइए। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। ठीक है, आपको इसे अच्छे से हिलाना है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए परख नली को रख दो। अभी नेक्स्ट आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? ठीक है, अगर ये बैंगनी रंग का हो जा रहा है तो ये प्रोटीन है इसमें। ठीक है, बैंगनी रंग जो है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, ये बच्चा कर रहा है ये। ठीक है, ये इसने ड्रॉपर लिया, टेस्ट ट्यूब में इसने डाल रहा है वो। ठीक है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। तो कॉपर सल्फेट उसने 2 ml, ठीक है, और कास्टिक सोडा 10 ml। ठीक है, ये सब डाल के उसे टेस्ट करना है। और अगर ये पर्पल हो जाता है, पर्पल या वॉयलेट, आई एम नॉट रिमेंबर प्रॉपरली कि बैंगनी को क्या बोलते हैं। ठीक है, पर्पल बोलते हैं, सॉरी, तो पर्पल हो जाएगा तो ये जो है इसमें प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाएगा। अब आप परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ, सेम प्रोसीजर, कोई नहीं। बसा के लिए परीक्षण को क्या करना है? बहुत सिंपल प्रोसीजर है, कुछ नहीं। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लो। ठीक है, आप सभी ने ये कभी ना कभी तो किया ही होगा। इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ठीक है, एक कागज़ का टुकड़ा लो, उसे लपेट कर उसमें कूटो। ध्यान रहे कागज़ फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक दीजिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज़ को सीधा करके देखो, क्या पे तेल के धब्बे या ऑयल पेचेस हैं? कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो कागज़ को किसी प्रकाश के सामने ले जाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई दे रहा है? भाई कागज़ से वैसे तो आएगा ही नहीं, लेकिन अगर ऑयल पैचेज हो गए उस पर तो उस पर क्या है कि धुंधला प्रकाश आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या है कि आप ध्यान से देखो, क्या उस पर ऑयल पैचेस बन गए? ठीक है, कागज़ पर तेल का धब्बा खास खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति को दर्शाएगा। अगर इस पर ऑयल पैचेस बन गए तो इसमें वसा की उपस्थिति है, फैट अवेलेबल है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा पाई जाती है।
भाई कभी कभी क्या होता है कि किसी खाद्य पदार्थ में जल की मात्रा होती है, तो भाई आपने कागज़ में लपेट के कूटा तो वो कागज़ तो गीला हो जाएगा, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ऑयल पैचेज या क्या है। तो उसे थोड़ी देर क्या करें, इस दशा में इन पदार्थ को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए। भाई पानी होगा तो वो सूख जाएगा, तो कागज़ वैसा कि वैसा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कागज़ वैसा हो जाएगा, मतलब प्रॉपर सेफ नहीं रहेगी उसकी। भाई गीला करने के बाद थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है ना कागज़ कुछ जगह, वैसा हो जाएगा, लेकिन ऑयल पैचेस नहीं रहेंगे उसमें, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया हो तो बस सूख जाए, ठीक है। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति नहीं है। भाई अगर उसके बाद जैसे कि आपने खाद्य पदार्थ को रगड़ा, उसे थोड़ी देर बाद सुखाने के लिए छोड़ दिया कागज़ को, तो आप देखोगे कि अगर सूखने के बाद उस पर ऑयल पैचेज नहीं है तो इसका मतलब वो वाटर की वजह से हो रहा था, उसमें कोई भी वसा की उपस्थिति नहीं है, ठीक है। तो वसा की उपस्थिति नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है। तो यह पता लगाइए कि अब जिनका आपने परीक्षण किया है उसमें वसा, प्रोटीन और मंड वगैरह ये उपस्थित है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? बिल्कुल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि एक पदार्थ में जो है एक से अधिक जो है पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, कई सारे पदार्थों में होते हैं, ठीक है। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमने तीनों पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, ठीक है, इसके बारे में अपन देखते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होगा, एनर्जी गिविंग, ठीक है, एनर्जी जो है एनर्जी देगा हमारे लिए, ठीक है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन वसा से कई गुना ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, ठीक है, 3-4 गुना ज़्यादा ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट के अपेक्षा। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे भोजन जो कार्बोहाइड्रेट और वसायुक्त भोजन होते हैं उन्हें ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहा जाता है, ठीक है। ये अपन इनके फोटो दे रखे हैं, अपन डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं, ये मक्का हो गया, ठीक है, मेज जिसे बोला जाता है, आम हो गया, मैंगो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तरबूज हो गया, ठीक है, पपीता, ठीक है, ये हो गया गन्ना, शुगर केन, ये हो गया आलू, आलू में सबको ही पता मंड पाया जाता है, ठीक है, और शकरकंदी, ठीक है, ये स्वीट पोटैटो बोला जाता है, हाँ इसे स्वीट पोटैटो, ये गेहूँ हो गया, ठीक है, ये हो गया चावल, ये चावल हो गया, ये बाजरा हो गया, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हो गए। अभी अपन नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट इसके वसा के स्रोत हैं। ये वसा के जो स्रोत हैं ये प्लांट वाले हैं, ये दिखा रखा नीचे दिखा रखा पादप स्रोत और जंतु स्रोत, ठीक है। तो अपन पहले पादप स्रोत देखते हैं। पादप स्रोत में क्या है, सोयाबीन का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, मूंगफली हो गई, आलमंड हो गए, गिरी वगैरह, ठीक है, आलमंड, और ये हो गए तिली का तेल वगैरह, ठीक है। ये प्लांट सोर्स हो गए, बसा के सोर्स हैं ये दोनों जो है बसा के हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, ठीक है। अब एनिमल सोर्स में क्या हो गया, मांस हो गया, ठीक है, मछली हो गई, ठीक है, अंडे हो गए, मक्खन, दूध, घी, क्रीम, ये सारे जो हो गए वो एनिमल सोर्स हो गए फैट के, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं, अपन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रोटीन के सोर्स हैं, प्लांट सोर्स हो गए, ये एनिमल सोर्स हो गए, प्रोटीन के कुछ स्रोत हो गए, ये प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, ठीक है। तो पहला इसमें ये प्लांट सोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सोयाबीन हो गया, ये राजमा हो गया, ज्वार की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, पी हो गई, मटर, ये चना हो गई, ठीक है। ये प्लांट सोर्स हो गए प्रोटीन के। भाई दालों से बहुत ज़्यादा प्रोटीन हमें मिलती है। सोयाबीन में तो 46% तक जो है प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। सोयाबीन जो हो गई उसमें 46% तक प्रोटीन पाई जाती है, काफ़ी रिच सोर्स है प्रोटीन का ये, ठीक है। एनिमल सोर्स की बात कीजिए तो एनिमल सोर्स में क्या हो गया, दूध हो गया, इससे प्रोटीन मिलती है, ठीक है। ये एग्स हो गए, ठीक है, ये पनीर हो गई, अंडे से एल्ब्यूमिन प्रोटीन वगैरह मिलती है, ठीक है, पनीर हो गए, ठीक है। ये फिश हो गए, फिश से कई सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, कई सारे वाइटामिन वगैरह मिलते हैं, प्रोटीन तो हमें मिलती ही मिलती है। मांस हो गई है, ठीक है। तो कई सारे ये सोर्स एनिमल सोर्स हो गए प्रोटीन के, ठीक है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। भाई प्रोटीन की हमारे शरीर को नीड क्यों होती है,
हमारे शरीर की ग्रोथ करेगा ये, वृद्धि, डेवलपमेंट। भाई जब आपको आपने हमेशा सुना भी होगा कि जिम वगैरह जब जाते हैं तो वो प्रोटीन डाइट लेने के लिए बोलते हैं हमसे, अंडा वगैरह खाओ, अंकुरित दाल वगैरह खाओ, ठीक है, प्रोटीन पाउडर लो, डब्बा वगैरह जो आते हैं प्रोटीन के। तो ये क्या है कि शरीर की ग्रोथ करते हैं। जिम वगैरह जब आप जाते हो या फिर बॉडी वर्जिश वगैरह करते हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो आपको प्रोटीन फूड की ज़रूरत होती है, प्रोटीन फूड की, ठीक है। तो शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन बोला जाता है, ठीक है। शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन की जरूरत होती है, इसलिए प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है उसे शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, ठीक है। इसके सोर्स अपन ने डिस्क्राइब कर लिए थे, ये डिटेल में मतलब देख लेते 2.5 में, ठीक है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं हमारी। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं, ठीक है। वो विटामिन से हमारी आँख स्वस्थ रहती है, हमारी हड्डियाँ स्वस्थ रहती है, दांत स्वस्थ, मसूड़े वगैरह, गम्स वगैरह ये स्वस्थ रहते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, विटामिन अडेक, ठीक है, ए, बी, सी, डी, ई, के, ठीक है। तो ये हो गए विटामिन बी, सी और विटामिन अडेक, ठीक है। फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, ठीक है। और विटामिनों के कुछ समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे विटामिन आते हैं, ठीक है। B1, B2, B6, B12 वगैरह कई सारे आते हैं इसमें, इसलिए बी कॉम्प्लेक्स एक ग्रुप हो गया। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों, भाई कहाँ है, विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। विटामिन की जो जरूरत है वो अल्प मात्रा में होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखती है, ठीक है। रतौंधी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल अगर इसकी कमी होती है तो हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखती है। विटामिन सी से बहुत सारे रोगों से लड़ने में हमारी मदद मिलती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है हमारी, ठीक है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करती है, ठीक है। विटामिन डी हो गई जो अस्थियों और दांतों के लिए उपयोगी हो गई, ठीक है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से 2.9 तक दिखाए गए हैं, ठीक है। ये ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये विटामिन ए के सोर्स में क्या हो गया, पपीता हो गया, गाजर हो गया, ठीक है, आम हो गया, मछली के तेल हो गया, दुग्ध हो गया, दूध, ठीक है। विटामिन बी चावल हो गया, लीवर हो गया, लीवर में बनता है, ठीक है, गेहूँ हो गया, ठीक है। विटामिन सी के क्या सोर्स हो गए, अमरूद हो गए, मिर्ची हो गई, नींबू, आंवला, ठीक है, ये रे आंवला, मिर्ची, अमरूद, ठीक है, ये संतरा हो गया और ये टोमेटो हो गया, ठीक है। ये सोर्स हो गए, आपको डायरेक्टली याद रखने हैं सोर्स, ठीक है, इनमें कोई ऐसा कुछ वो नहीं है ना। विटामिन डी के कुछ सोर्स में मछली हो गई, अंडे हो गए, लीवर में बनता है, मक्खन हो गया, दुग्ध हो गया, दूध हो गया, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। और ये हो गया आयोडीन के स्रोत। तो आयोडीन के स्रोत में ये पालक हो गया, स्पिनच, ठीक है, आयरन का भी स्रोत होता है, अच्छा खासा स्रोत है आयरन का ये, ठीक है। स्पिनच हो गया, अदरक हो गया, ठीक है, ये क्रीम है क्या है, ठीक है, फिश हो गई। अभी ये फॉस्फोरस के सोर्स में हो गया, दूध हो गया, केला हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मिर्ची हो गई, फॉस्फोरस के सोर्स में आते हैं। फॉस्फोरस सोर्स में दोबारा से देख लेते हैं, दुग्ध हो गया, केला हो गया, मिर्ची हो गई, गेहूं हो गया, चावल हो गए, ठीक है। लोहे के सोर्स में अगेन स्पिनच, पालक अपने ऊपर बताया था, सेब, ठीक है, ये लीवर, ये पियर, नाशपाती, ठीक है। कैल्शियम स्रोत में दूध हो गया, अंडा हो गया, ठीक है। ये खनिज लवणों के सोर्स हो गए। हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन बनाता है, विटामिन डी बनाता है, ठीक है। ये आपने सुना ही होगा कि सुबह ही सुबह जो अपन धूप लेते हैं ना, तो उनसे हमारी विटामिन डी बनती है हमारे शरीर में। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। एक्चुअली क्या है कि हमारी दिनचर्या इस तरीके से हो गई कि अपन स्टूडेंट्स होते हैं वो लेट जगते हैं, रात में पढ़ते हैं जो भी, तो वो लेट जगते हैं इसलिए, ठीक है। और एक्चुअली क्या है कि दिनचर्या इतनी बिजी है कि सुबह जॉब पर जाना, तो सुबह से लगा रहना जॉब पे, तो भाई जाहिर सी बात धूप अंदर नहीं ले पाते हैं, इस वजह से भी इश्यू होते हैं, ठीक है। ये होता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में, अरे नहीं बेटा, अरे बेटा नहीं 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 नहीं, बदमाशी नहीं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, ठीक है। हमारी बॉडी को जो खनिज लवण होते हैं वो अल्प मात्रा में जरूरत होती है उनकी। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए
प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। ठीक है, हमारी बॉडी को जो है प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, और उचित विकास के लिए। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे, ज़्यादातर सभी खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक पोषक तत्व पाए जा रहे हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को आवश्यक देखा होगा। ठीक है, हाँ। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। बिल्कुल भाई, एक पोषक तत्व से दूसरे पोषक तत्व की मात्रा जो है अधिक हो सकती है। ठीक है, एक पाए जाएंगे, बहुत सारे पाए जा रहे हैं, जैसे कि 10 पोषक तत्व पाए जा रहे हैं एक में, लेकिन एक जो होगा उसमें रिच होगा, वो एक उसमें मेन उसके लिए जाना जाएगा वो, क्या हाँ इसमें इसकी मात्रा जो है वो अधिक होती है। ठीक है, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। बिल्कुल, चावल में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो दूसरे पोषकों से जो है वो अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देते हैं, पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाई जो डाइटरी फाइबर और वाटर बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे भोजन के लिए। ठीक है, आहारी रेशे रोचांश के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, डाइटरी फाइबर को रफीज भी बोला जाता है। हमारे खाने में रोचांश की पूर्ति मुख्यतः प्लांट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, जो रोचांश की जो पूर्ति करते हैं वो कौन करते हैं? प्लांट प्रोडक्ट करते हैं, जितनी भी ज़्यादातर। रोचांश के मुख्य स्रोत क्या हो गए? साबुत खाद्यान्न हो गए। ठीक है, साबुत दाल अनाज वगैरह, जो भी साबुत अनाज वगैरह, दाल हो गई, आलू हो गए, ताज़े फल हो गए, सब्जियां हो गई, ये रफीज की पूर्ति करते हैं। रफेज हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। बिल्कुल, रफेज से हमें कोई भी पोषक नहीं प्राप्त होता है। बावजूद इसके रफेज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, क्योंकि इसका काम क्या है कि रोचांश जो होता है बिना पचे भोजन को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। रोचांश क्या करेगा? बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, और रफेज जो होता है वो भोजन के अवयव को बढ़ा देता है। ठीक है, इसके आयतन को बढ़ा देगा। ठीक है, भोजन का आवश्यक अवयव है और ये इसके आयतन को बढ़ा देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की आवश्यकता करता है। जल का काम क्या है? भोजन में जो भी अवशोषित पोषक तत्व, उपस्थित पोषक तत्व है उनको अवशोषित करेगा ये। ठीक है, और कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ठीक है भाई, वाटर की हेल्प से ही जो है हमें यूरिन कर पाते हैं और पसीना जो निकलता है वो वाटर ही होता है। ठीक है, तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो वाटर के साथ मिलके जो है बॉडी से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो बाहर निकलने में सहायता करता है। बिल्कुल, सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है, ज़्यादातर मतलब जनरली हमारी बॉडी को जितने वाटर की ज़रूरत होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त हो जाता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, लाइक वाटर, मिल्क एंड टी, चाय, जल और दूध। तो इससे हमारे क्या है कि बॉडी के जल की पूर्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, दाल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि हम उसमें पानी तो डालेंगे। ठीक है, पानी में उबालने के लिए छोड़ेंगे। चावल बनाएंगे तो उसे क्या करेंगे? पानी में उबालने के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, तो वाटर उसके लिए चाहिए। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्रियाकलाप वगैरह दिखा रखा है कि आप एक टमाटर और नींबू जैसे कोई फल काटोगे तो आपका हाथ जो है वो गीला हो जाएगा, हाथ गीला हो जाएगा। ठीक है, तो पानी है उसमें ऑब्वियसली। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, ठीक है, जब भी आपके घर में कोई भी सब्जी को काटे, छीले या मसले, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण कीजिए। ठीक है, क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? ठीक है, उसके बारे में आपको ऐसे पता करना है कि कोई भी ताज़ा फल या सब्जी वगैरह ऐसी कोई है जिसको आपने काटा तो उस टाइम उसमें वाटर नहीं है। ठीक है, पानी की मात्रा नहीं है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कई सारे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें जल होता है, टमाटर, नींबू एक्सेट्रा, बहुत सारे हो गए। ठीक है, इवन आलू वगैरह में भी। ठीक है, कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इस जल से पूर्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। बिल्कुल सही बात है, अपन ने पहले भी डिस्कस किया इस बारे में। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं,
ठीक है, उसे हम आहार कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमने सुबह से लेके पूरे दिन शाम तक सोते वक्त तक हमने जो कुछ भी खाया उसे आहार बोलते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए। बिल्कुल, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, ठीक है, वाटर हुआ, रफीज हुआ, मिनरल्स हुए, वाइटामिन्स हुए, ये सभी जो है हमारे भोजन में, हमारे आहार में उचित मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि उनकी कोई डेफिशिएंसी ना हो, कार्बोहाइड्रेट की कमी ना हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी ना हो, प्रोटीन की डेफिशिएंसी ना हो, वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी ना हो, मिनरल्स की डेफिशिएंसी ना हो। ठीक है, तो इससे क्या है कि उचित मात्रा में होनी चाहिए। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। भाई कोई भी ऐसा पोषक तत्व ना हो जो कि हमारी बॉडी की आवश्यकता से अधिक हो या फिर हमारी बॉडी की आवश्यकता से कम हो, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, वो संतुलित भोजन में ही आता है। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। रफेज एंड वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल, वो ऑल्सो कंपल्सरी। ठीक है, तो रुक्षांश और जल भी जो है बहुत आवश्यक है। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार बोला जाता है। बिल्कुल सही बात है। संतुलित आहार कैसे बोलेंगे? ऐसा भोजन जो हम सुबह से शाम तक खा रहे हैं उसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाटर, रफेज ये सभी उचित मात्रा में अवेलेबल हों, तो ऐसे भोजन को जो है संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं भाई, जिस प्रकार का आयु वर्ग है उसी प्रकार से उसको भोजन दिया जाता है। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? बिल्कुल सही बात है कि हम कोई फिजिकल वर्क वाला कार्य करते हो, हमें उसी हिसाब से हमें भोजन चाहिए। भाई ज़्यादा एनर्जी वाला चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन वाला भोजन चाहिए हमें। ठीक है, जैसे कि हमने शुरू में जिम वगैरह वाला का डिस्कस किया था। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भी आप भोजन करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये एक्टिविटी है एक तरह की। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज में मूंग, चना वगैरह, कोई भी दाल वगैरह उसका अंकुरित स्प्राउटेड वगैरह करके, अपने चैप्टर 1 में अपने डिस्कस किया था इस बारे में। ठीक है, किण्वित भोजन हो गया। ठीक है, फर्मेंट करके, ठीक है, फर्मेंटेटेड फूड। दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली, ठीक है, फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है। आटे का मिश्रण हो गया, जैसे कि मिस्सी रोटी पंजाब में, थेपला अनाज व दालों से बना। ठीक है, केला हो गया, पालक हो गया, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां, इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये सारे जो हैं हमें संतुलित भोजन उपलब्ध करा देंगे सारे। ठीक है, दाल, मूंगफली, ये प्रोटीन वगैरह के लिए, सोयाबीन, अंकुरित बीज वगैरह, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह के लिए, फर्मेंटेड भोजन वगैरह हो गया, आटे का मिश्रण, केला, पालक, ये फ्रूट्स वगैरह हो गए, केला पालक हो गया, सत्तू, गुड़ वगैरह, ये सब जो है हमारी बॉडी को संतुलित आहार उपलब्ध हो जाते हैं इनके थ्रू, और बहुत कम व्यय में। ठीक है, ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मल लोग भी इसे खा के जो है अपना संतुलित भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अपने बॉडी के लिए संतुलित भोजन दे सकते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। भाई सही बात है कि हम उचित तरीके से भोजन कर रहे हैं वही पर्याप्त नहीं है, उसे उचित प्रकार से पकाना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि भोजन जो होता है वो डिपेंड करता है कि कितना हार्ड भोजन है। हार्ड भोजन के इन दी सेंस कि जैसे कि अपन एक मांस की बात कर लें, जैसे कि बकरे का मांस हुआ। ठीक है, अगर आप बकरे का मांस करो तो उसे अच्छे से पकाना पड़ेगा। भाई हम कच्चा नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे शरीर में इस तरीके से जो है एंजाइम्स वगैरह नहीं पाए जा रहे जो उस भोजन को पका सकें। ठीक है, पचा सकें। तो उसके लिए क्या हुआ, हमें अच्छे से भोजन जो है पका लेना है। उसके बाद जो है ईजिली पचाने योग्य हो जाए उसके बाद ही हमें खाना है। जैसे कि जो मांसाहारी जानवर हुए, जैसे कि शेर हुआ, बाघ हुआ, ये क्या करते हैं कि इनके पास ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि पहली बात तो ये दांतों से चीर फाड़ करके उसे ईजिली, और फिर उसके बाद इनके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो उनके भोजन को ईजिली पचा सकता है। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में इस तरीके से नहीं पाए जाते हैं, तो हमें क्या है कि उसके लिए पकाना पड़ेगा भोजन अच्छे से, उसके बाद ही खाना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने सिर्फ ये कच्चा खा लिया और हमारे भोजन का हमारे शरीर की पूर्ति होगी, नहीं, उसे पकाओ पहले उसके बाद खाओ, उससे ही पूर्ति होगी, क्योंकि हमें जो मिलना होगा वो उसके बाद ही मिलेगा। ठीक है, इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो, और हमें उतना ही पकाना है कि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। ठीक है, अगर पोषक तत्व नष्ट हो गए तो फिर तो भोजन जो है उतना यूजफुल नहीं रहेगा, सिर्फ पेट भरने के काम का ही रहेगा। ठीक है, पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं?
क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ बिल्कुल होती है भाई। बॉडी को नीड ही संतुलित भोजन की है। अगर संतुलित भोजन नहीं है तो बॉडी को जो है डिसबैलेंस होने में टाइम नहीं लगेगा, तो जो है उसके लिए ज़रूरी है संतुलित भोजन। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है कि अगर उसका छिलका उतार लिया किसी सब्जी का, फल वगैरह का, और फिर उसके बाद उसे धो भी रहे हैं तो ये संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, नष्ट हो जाएंगे। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उन्हें छीलना नहीं है, वॉश करो, अरे उतना ही ईजिली वॉश करो। फ्रूट्स वगैरह उन्हें डायरेक्टली खा लो, छील के नहीं खाना फ्रूट्स वगैरह। सब्जी वगैरह का भी कोशिश करो कि ऐसी कोई सब्जी जो बिना छिले बन जाए। आलू हुआ, उसे छीलने की जरूरत नहीं है, वॉश करो, आराम से सब्जी बनाओ, ठीक है। तो इसके क्या, छिलके में कई सारे महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं, वो नष्ट हो जाएंगे इससे, तो उन्हें नष्ट नहीं होने देना है, वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। चावल हुआ, दाल हुआ, इनको बार बार नहीं धोना चाहिए। अगर इनको बार बार धोएंगे तो क्या होगा, इनसे विटामिन और खनिज लवण जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे, ठीक है, हमारे कोई काम के नहीं रहेंगे। जैसे कि इसका एक जनरल एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे कि आपने दाल को उबाला, ठीक है, दाल को उबालने के बाद आपने क्या किया, उसके दाल के पानी को फेंक दिया और उस दाल को जो है अपनी सब्जी बनाने की जो मसाला वगैरह छौंका, उसके बाद उस सब्जी में डाला और पानी करके दाल रेडी हो गई जो भी। तो आपने क्या किया, उबाले हुए दाल के पानी को फेंक दिया, तो उससे क्या, उसके बहुत सारे विटामिन और खनिज लवण उसके साथ वाटर के साथ निकल गए। अगर आप उसी वाटर को जो है अगर आप सब्जी में डालोगे तो जाहिर सी बात है वो सारे विटामिन और मिनरल्स रहेंगे, तो आपको उसे फेंकना नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है भाई, कच्चे भोजन का उतना स्वाद नहीं होता जो पकाने से होता है। इसे पचाने में भी आसानी होती है। बिल्कुल सही बात है, इसे पचाने में भी आसानी, मैंने अपने बताया था आपको शुरू में लॉइन का और उसका एग्जाम्पल ह्यूमंस का। हमारे पास नहीं होते ऐसे जो भी हम कच्चे भोजन को पका सकें, कच्चे मांस को पचा सकें, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं, जो कि मांसाहारी जो होते हैं, वो आराम से पचा सकते हैं, ठीक है, उनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। भाई बिल्कुल सही बात है, उसे उतना ही पकाओ जितनी ज़रूरत है, और ज़्यादा पोषक तत्वों की हानि ना हो। भाई जितनी ज़रूरत है उतना तो पकाना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है, जैसे मैंने शुरू में बताया भी, तो कोई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की जो है हानि हो जाती है, ठीक है। तो उस पानी को फेंकना नहीं है अपने को। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि ऑरेंज वगैरह में पाई जा रही, संतरा वगैरह में, ठीक है। तो संतरे वगैरह को तो कच्चे कहा जाता है, जाहिर सी बात है। और भी कई सारी चीज़ों में जो विटामिन सी पाई जाती है, अपने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। तो उससे क्या है कि पकाने से थोड़ी सी गर्मी मिली तो जो विटामिन सी जो है ईजिली नष्ट हो जाती है। तो हमें जो फल फ्रूट्स वगैरह, कच्ची सब्जियां भी खानी चाहिए, गाजर वगैरह जो भी ये है ना, जिससे क्या है कि ये विटामिन सी वगैरह जो है ईजिली नष्ट ना हो, ठीक है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बिल्कुल सही बात है, फल और कच्ची सब्जियां हमें खानी चाहिए, जिससे कि कुछ तो थोड़ी सी गर्मी से ही जो नष्ट हो जाते हैं वो नष्ट नहीं होंगे, हमें हमारी बॉडी को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन, हाँ नेक्स्ट देखते हैं अपन। और हाँ नहीं, विटामिन सी में कैरेट नहीं, एक्चुअली क्या, जो सिट्रिक फ्रूट होते हैं, सिट्रिक जो होते हैं फ्रूट वगैरह, नींबू हुआ, हाँ ठीक है, इमली वगैरह, टार्ट्रिक वगैरह, ये जो है वो विटामिन सी देते हैं हमें, ठीक है। जो खट्टे जो होते हैं वो हमें विटामिन सी देते हैं। ये थोड़ा सा माइंड में सेट रखो कि जो खट्टे होते हैं वो जनरली हमें विटामिन सी देते हैं। आंवला वगैरह हुआ ये सारे, ठीक है। कैरेट से विटामिन ए प्राप्त होती है। भूजों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। भूजो ऐसा सोचता है। क्या ऐसा नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। देव को भी बड़ा सवाल है ये, मतलब सवाल नहीं, उसकी सोच है, ठीक है। अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसे, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और उसके अलावा कुछ नहीं खाया। बेड़ा गर्क। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? बिल्कुल भी ठीक नहीं था, निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए, हम ऊपर है अभी, हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण, ओबेसिटी जिसे बोला जाता है, ओबेसिटी जिसे बोला जाता है, वो इसका कारण हो सकती है, ठीक है। मोटापा हो सकता है वसा से। तो वसायुक्त भोजन सिर्फ नहीं करना है, हाँ वसा ऐड करना अपने भोजन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वसा ही वसा खा रहे हो क्योंकि मैं ज़्यादा एनर्जी, बिल्कुल नहीं, ऐसी एनर्जी भी नहीं चाहिए, नुकसान करता है फैट।
डेफिशिएंसी डिजीज हो गई, अभावजन्य रोग। ठीक है, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। ठीक है, यदि यह कमी लंबे अवधि तक रहे तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई। व्यक्ति जो भोजन खा रहा है जनरली, तो कभी कभी उसके भोजन में पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन लंबे टाइम तक उसी पोषक तत्व की कमी रह रही है तो उसके अभाव से ग्रसित हो जाएगा, उससे उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृति उत्पन्न कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, या तो एक ही पोषक तत्व कर देगा और या फिर एक से अधिक। एक भाई जितने भी एक की कमी होगी तो एक भी डेफिशिएंसी डिजीज करेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, और ज़्यादा पोषक तत्व भी नहीं मिल पाएंगे। भाई जाहिर सी बात है कि ऐसा तो नहीं कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ नहीं खा रहा हो जिससे कि सिर्फ वही पोषक नहीं मिले, नहीं, वो कई सारी चीज़ें जो है पोषक भी नहीं ले पाता उससे, तो कई सारे जो है पोषक की कमी से डेफिशिएंसी डिजीज जो है हो जाती है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें डेफिशिएंसी डिजीज, अभावजन्य रोग बोला जाता है। रिमेंबर दिस, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, ठीक है, तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर प्रोटीन नहीं लगे तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरोध होना, उसकी ग्रोथ रुक सकती है, चेहरे पर सूजन हो जाएगी, ठीक है, बालों के रंग का उड़ना, बिल्कुल सही बात है, त्वचा की बीमारी और पेचिस, ये सारी उसे कमियां हो जाएंगी। ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रह जाएं, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक अगर वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही नहीं ले पा रहा है, ठीक है, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी, बिल्कुल ग्रोथ जो है रुक जाएगी। ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा दुबला पतला, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगर बहुत लंबी टाइम तक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी रहती है तो वो दुबला पतला हो जाएगा, वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी और चलने में भी असमर्थ होगा। ठीक है, विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती हैं। सही बात है, ठीक है, विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती हैं। ऐसा कुछ सारणी 2.3 में दर्शाया गया है। ठीक है, नीचे सारणी दे रखी है ये 2.3 ये, ठीक है, इसमें दर्शाया गया है सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। भाई सही बात है कि अगर किसी पर्टिकुलर पोषक की वजह से हमें डेफिशिएंसी हुई है तो हम उस पर्टिकुलर पोषक को लेना स्टार्ट कर दें तो हमारी डेफिशिएंसी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी मेन थिंग हो गई, मेन चीज़ हो गई, सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। सही बात है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है। बिल्कुल सही बात है, इस तरीके से भोजन बनाया गया है कि हमारे शरीर को जिन जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता हो वो सारे पोषक तत्व हमें मिल सके। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। सही बात है, यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। ठीक है, अभी हो गया विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। ठीक है, ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये पहला विटामिन ये हो गया, अभावजन्य रोग की डेफिशिएंसी डिजीज क्या हो गई, छीड़ता दृष्टिहीनता। लक्षण क्या है इसके, कमजोर दृष्टि। ठीक है, अंधेरे में कम दिखाई देना, कमजोर दृष्टि हो गई, अंधेरे में कम दिखाई देना, जैसे कि रतौंधी जिसे बोला जाता है। ठीक है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, क्योंकि कभी कभी क्या है कि आंखें पूरी खराब, रोशनी चली जाती है पूरी विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 इससे बेरी होता है, पेशियां दुर्बल और काम करने की ऊर्जा में कमी। ठीक है, थकान बहुत जल्दी होती है। ठीक है, विटामिन C इससे स्कर भी होता है, मसूड़ों से खून निकलना, ठीक है, गम से खून आता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है, हीलिंग होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, विटामिन C। विटामिन D इससे रिकेट्स होता है, अस्थियों का मुलायम होना, ठीक है, सॉफ्ट बोन हो जाती हैं और बेंट हो जाती है, मुड़ जाना। ठीक है, कैल्शियम इससे अस्थियां और दंत क्षय होता है। ठीक है, कमजोर अस्थियां हो जाती हैं और दांतों का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, गॉइटर डिजीज होती है, घेंगा जैसे बोला जाता है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता। ठीक है, गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। लोहा इससे क्या होगा, अरक्तता होता है, एनीमिया, और लक्षण क्या है इसके, कमजोरी। ठीक है, कमजोरी इसके लक्षण है। ठीक है, ये देखा है कि ये FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। ये जो लोगो है, एक मिनट, हाँ, ये जो लोगो है वो FSSAI का ये लोगो है। ठीक है, खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूँ, तेल,
दूध और नमक में प्रमुख विटामिन और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है। ठीक है, ये हो गया सारांश। एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं अपन ने अभी पढ़ाई इसके बारे में कि मुख्य पोषक तत्वों के नाम जो है कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, वाइटामिन, खनिज लवण और इसके अतिरिक्त भोजन में डाइटरी फाइबर और जल। ठीक है, डाइटरी फाइबर और कार्बोहाइड्रेट तथा वसा जो है हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा ज़्यादा मात्रा में करता है, कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में करता है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, ठीक है, और अनुरक्षण के लिए होती है, मतलब रक्षा करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शरीर मतलब डिजीज से रक्षा करने के लिए, ठीक है, और बॉडी की रिपेयरिंग वगैरह करने के लिए। ठीक है, विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करने में सहायता करता है। ठीक है, संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, पर्याप्त रुक्षांश, डाइटरी फाइबर और जल उचित मात्रा में उपस्थित होता है। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। सही बात है। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।